हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन सान अकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8 गति, और ये क्लास 9th की है। और गति और विराम अवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। और अभी तक जिस बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और ताकि आपके पास हमारे नोटिफिकेशन आता रहे, और बेल आइकन जरूर दबाएं, और इस तरह के वीडियो हम आपके सामने और भी लेकर आ सकें। आज हम पढ़ रहे हैं विराम अवस्था और गति अवस्था। हम कुछ इसको उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं विराम अवस्था क्या होती है और गति अवस्था क्या होती है। इसके लिए हम 3 एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक लेते हैं हम, पहला एग्जाम्पल कार से लेते हैं। और हम कार से ट्रैवल कर रहे हैं। मानो हम दिल्ली से कानपुर के लिए जा रहे हैं, और हमारे कार की स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। और हम इस कार में जब बैठे हुए हैं तो और कार और हमारे बीच में जो दूरी, हमारे बीच में जो स्थिति है वो कोई परिवर्तित नहीं हो रहा। लेकिन बाहर के वातावरण को हम जब खिड़की से बाहर देख रहे हैं, तो बाहर की स्थिति से हम गति अवस्था में लग रहे हैं, वो पीछे जा रहे हैं, और इससे हमें पता चलता है कि हम गति अवस्था में हैं। लेकिन हम और कार के बीच में कोई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस स्थिति में हम विराम अवस्था में हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। और जैसे हम पृथ्वी पर हैं, हम सभी व्यक्ति पृथ्वी के ऊपर ही रहते हैं, और बाहर का वातावरण जैसे हम लेते हैं, चांद, तारे, सितारे, ये सब इस स्थिति से हमें लगता है कि ये गति अवस्था में है। और हम पृथ्वी पर हैं, हम उसके ऊपर खड़े हैं, और इससे हमें क्या लगता है, हम गति नहीं कर रहे हैं, लेकिन पृथ्वी गति कर रही है। उसका एहसास हमें क्यों नहीं होता। हम जैसे एक एग्जाम्पल, हम कार में बैठे हुए थे तो हमें स्थिति का हम इतने, जैसे 60 किलोमीटर स्पीड से कार चल रही थी, तो हम भी 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे थे। हमें कोई पता ही नहीं चल रहा था कि हमारी स्थिति में कैसे हम इतनी तेज से निकल रहे हैं। इसी तरह से जो पृथ्वी जो है इतनी तेजी से घूम रहा है, और हम उसके ऊपर ऑसिलेट, हम भी इसी के ऊपर हैं, और स्थिति में क्या हो रहा है, हम उसके ऊपर है, तो हमें पता नहीं चल पा रहा कि हम गति अवस्था में। लेकिन हम बाहर के वातावरण को देखते, जैसे सूरज निकलता है, चांद डूबता है, इस तरह से स्थिति, और चांद सितारे निकलते हैं, मतलब डूबते हैं, ये सब देखते रहते हैं, तो हम इस स्थिति हम क्या पहचानते हैं कि हम गति अवस्था में हैं। ठीक है बच्चों। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो हम ट्रेन के जितने भी एक यात्रीगण जितने भी ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन में, तो वो सारे क्या हैं, विराम अवस्था में है एज कंपेयर टू ट्रेन। ठीक है, रेलगाड़ी से और यात्रीगण का आपस में क्या है, विराम अवस्था की स्थिति है। लेकिन बाहर के वातावरण से, जैसे पेड़ पीछे जा रहे हैं, खेत, जो भी हरियाली, जो भी बाहर का वातावरण हम देख रहे हैं वो पीछे होता जा रहा है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि हम किस अवस्था में हैं, गति अवस्था में। ट्रेन भी गति अवस्था में है और हम भी गति अवस्था में। जिस स्पीड से ट्रेन चल रही है उसी स्पीड से सभी यात्री स्पीड में हैं, उसी स्पीड से चल रही है। मानो ट्रेन की स्पीड अगर 120 किलोमीटर है, और तो पूरे यात्रीगण की स्पीड भी 120 किलोमीटर की स्पीड है। तो इस स्थिति में हमें पता चलता है कि हम अगर यात्री और ट्रेन के बीच में तो विराम अवस्था दिख रहा है, और बाहर के वातावरण के अनुसार हम लग रहे हैं कि गति अवस्था में है। तो हम किसी एक रेफरेंस पॉइंट के इस अनुसार ही हम पता करते हैं कौन वस्तु विराम अवस्था में और कौन वस्तु गति अवस्था में। एक उदाहरण के तौर पर एक और देख लेते हैं, विराम अवस्था और गति अवस्था। वैसे क्या होता है विराम अवस्था, भी आपने इतने अच्छे आपको बताया। यदि किसी वस्तु के निर्देश बिंदु से, ये निर्देश बिंदु होता है, किसी भी का कंपैरिजन हम निर्देश बिंदु से करते हैं, एक का कंपैरिजन दूसरे से करते हैं, दूसरे से तुलना करते हैं, वो चीज विराम अवस्था में या गति अवस्था में। यदि किसी वस्तु की निर्देश बिंदु से समय के अनुसार उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, हम उसे क्या कहते हैं, विराम अवस्था कहते हैं। कोई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, समय बीतता जा रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, विराम अवस्था कह रहे हैं। यहाँ पे क्या ग्राफ में दिया हुआ है, समय है, ये टी है, ये सीधी लाइन आपको ये एक्स अक्ष है, ये क्या दिखा रहा है, एक्स अक्ष है, और ये समय को प्रदर्शित कर रहा है। और ये क्या है आपका, वाई अक्ष है बच्चों, और ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, दूरी को प्रदर्शित कर रहा है। इन दोनों के बीच में समय और इसके बीच में, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। समय बीतता जा रहा है लेकिन दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, विराम अवस्था। ये लाइन किसको प्रदर्शित कर रहा है, विराम अवस्था को प्रदर्शित कर रहा है। समय बीतता जा रहा है और इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम उसे क्या कह रहे हैं, विराम अवस्था कह रहे हैं। एक और रेफरेंस पॉइंट से हम समझते हैं निर्देश बिंदु। मान लेते हैं ये घर है, ये एक घर है, और यहां पर एक कार मान लेते हैं, ये एक वस्तु है। क्या है बच्चों, वस्तु है।
ठीक है, ये कार है, मान ले कार है, ये वस्तु कौन सी है, कार है। और समय बीतता जा रहा है, समय 1 घंटा भी हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, लेकिन इन दोनों के ये क्या है आपका निर्देश बिंदु है। क्या है बच्चों, निर्देश बिंदु। इस निर्देश बिंदु का इस वस्तु, ये कार, इन दोनों के बीच की दूरी का कोई समय बीतता जा रहा है, लगातार समय चलता जा रहा है, इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो हम क्या कहेंगे, हम इसको विराम अवस्था कहेंगे बच्चों। समय बीतता जा रहा है और कार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उस स्थिति में ये क्या है, विराम अवस्था में है। अब गति अवस्था क्या होता है बच्चों, यदि किसी वस्तु की निर्देश बिंदु, हम इसमें भी निर्देश बिंदु की स्थिति से हम पता करेंगे कोई व्यक्ति, कोई भी वस्तु या व्यक्ति कुछ भी, वो गति अवस्था में कैसे है। तो यदि किसी वस्तु की निर्देश बिंदु से समय के अनुसार उसकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, लगातार स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, उसे क्या कहते हैं, हम गति अवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण, ये मान लो एक घर है और ये क्या है आपका निर्देश बिंदु है। क्या है बच्चों, निर्देश बिंदु है, जिससे हम तुलना करेंगे, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे। और यहां पर एक कार मानते हैं, ये एक वस्तु है, ठीक है बच्चों। अब ये मानो समय को, दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, तो यहां से 1 घंटे में एक कार चलती है और उसकी स्पीड चलती है, 1 घंटे में ये 60 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। फिर अगले 1 घंटे में फिर से, मतलब 2 घंटे में ये स्थिति यहां पहुंच जाती है किलोमीटर, तो ये यहां से बदलकर यहां पहुंच गया, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है कि इसकी स्थिति में परिवर्तन होता जा रहा है। अगले 3 घंटे में मान लो इसकी ये दूरी 180 किलोमीटर हो गया, तो 3 घंटे में इसकी दूरी, अब ये कार यहां पहुंच गया, ठीक है बच्चों। अब लगातार इसकी स्थिति में क्या होता है, ऐसा परिवर्तन, समय चलता जा रहा है और स्थिति बदलती जा रही है, तो इस स्थिति में हम क्या कहेंगे, उस वस्तु को गति अवस्था कहेंगे। अब गति के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों। ये गति के प्रकार, 3 प्रकार की गति होती है। एक सरल रेखीय गति होती है जिसे हम लीनियर मोशन कहते हैं, एक वृत्तीय गति होती है, एक सर्कुलेटरी मोशन, और एक दोलनशील गति होती है, ऑसिलेटरी मोशन। अब ये सरल रेखीय गति क्या होता है बच्चों, सरल रेखीय वर्ड से समझ में आ रहा है कि कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में चलती है, उसे हम क्या कहते हैं, सरल रेखीय गति। यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती जा रही है, सीधी रेखा में चलती जा रही है, उसे हम क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे, लीनियर मोशन। वृत्तीय गति क्या होता है बच्चों, अगर कोई वस्तु यहां से वृत्तीय आकार में चलती है और वृत्तीय आकार में सर्कुलेट होती रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति, सर्कुलेटरी मोशन। अगर कोई वस्तु, ये निर्देश बिंदु है, रेफरेंस पॉइंट, एक समय वस्तु आगे जा रही है फिर पीछे हो रही है, तो आगे और पीछे होती रहती है, तो इस स्थिति को दोलनशील गति, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। और अब आगे पढ़ते हैं भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। किसी वस्तु को मापने की इकाई उसकी भौतिक राशि होती है। किसी वस्तु को मापने की इकाई उसकी भौतिक राशि होती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, लंबाई किस में मापी जाती है, किलोमीटर में, मीटर में या सेंटीमीटर में। ये सब क्या है, इसकी भौतिक राशि है, ठीक है। और लेकिन दिशा के अनुसार भी दिया जाए तो इसमें अभी आगे पढ़ रहे हैं, सदिश राशि में भी देखेंगे। भौतिक राशि के प्रकार पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, यदि किसी वस्तु का मान बिना दिशा के अनुसार होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण, दूरी और गति आपका क्या है, अदिश राशि है। जैसे यहां पे मानते हैं हम किसी का वजन ले लेते हैं, वजन भी एक क्या है, अदिश राशि है। जैसे मेरा वजन 60 kg है, तो ये क्या है आपका अदिश राशि है। या 5 kg आम, ये भी क्या है आपका अदिश राशि है। और कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, सिर्फ मान दिया रहता है, दिशा नहीं दी जाती, ठीक है। वजन, आम, ये दोनों में क्या है, आपको मान दे रखा है और इसके साथ दिशा नहीं दे रखी है, तो ये क्या है आपका अदिश राशि है।
अब सदिश राशि में क्या होता है, इसका उदाहरण है दूरी और गति है अदिश राशि का, और सदिश राशि को वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, यदि किसी वस्तु का मान तथा दिशा दिया रहे उसे सदिश राशि कहते हैं। उदाहरण विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग आदि सदिश राशि के उदाहरण है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मैंने कहा 5 किलोमीटर, इसमें दिशा दी जाती है, जैसे 5 किलोमीटर जाओ ईस्ट दिशा में, क्या जाए, ईस्ट दिशा में, ईस्ट या वेस्ट कह लो, कुछ भी मानो, वेस्ट, जितनी भी दिशाएं हैं किसी भी दिशा में अगर चले जाते हैं और दिशा बता दी जाती है तो इसमें हम क्या बताते हैं, ये आपका सदिश राशि होता है। तो विस्थापन भी एक सदिश राशि का उदाहरण है। वेग में भी दिशा दी जाती है और त्वरण में भी दिशा दी जाती है और संवेग में भी दिशा दी जाती है। तो इसमें ये क्या होता है, इनके मान के साथ साथ दिशा भी दी जाती है, तो ये सदिश राशि होता है। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यदि कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है उसे एक समान गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है उसे हम क्या कहते हैं, एक समान गति कहते हैं। और असमान गति किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु असमान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। और इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। पहले एक उदाहरण क्रिएट कर रहे हैं, आपके सामने एक उदाहरण रख रहे हैं यहाँ पे। यदि कोई वस्तु 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करती है और 2 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय करती है, और 3 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है, तो इसमें क्या है, हर 1 मिनट में जो गैप है वो कितना है, 100 मीटर का अंतर है। यहाँ पर भी 200 में से 100 गया तो 100 मीटर का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर भी कितना है, 100 मीटर का अंतर आ रहा है, 100 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसका अगर हम ग्राफ में बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, ये 0 है, ये समय है, नीचे वाला समय को प्रदर्शित कर रहा है, ये मानो 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, और ये 3 मिनट है, और यहाँ पर ये मान लो ये 100 मीटर है, ये 200 मीटर है, और ये 300 मीटर है। तो इन दोनों के बीच में ये कैसा ग्राफ बनेगा, 1 मिनट में 100 मीटर की दूरी, तो ये आ गया आपका पॉइंट, और फिर 2 मिनट में कितना है, 200 मीटर, तो ये आ गया पॉइंट, और फिर 3 मिनट में 300 मीटर, तो ये आ गया पॉइंट। तो ये कैसा बन रहा है, बिल्कुल सीधा बन रहा है। तो इस प्रकार की गति या इस प्रकार का ग्राफ क्या कहलाएगा, एक समान गति। तो दूरी समय ग्राफ के बीच में ये एक समान गति को प्रदर्शित कर रहा है। और असमान गति, इसका ग्राफ देख लेते हैं। मानो 1 मिनट में वही वस्तु या कार 100 मीटर की दूरी तय करती है और अगले 2 मिनट में 300 मीटर की दूरी तय करती है, और अगले 3 मिनट में 700 मीटर की दूरी तय करती है। तो इसके बीच में ये कैसा ग्राफ बनेगा, यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये समय को प्रदर्शित कर रहा है एक्स एक्सिस, और ये क्या कर रहा है, दूरी, वाई एक्सिस आपको दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ये 0 है, ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, और ये क्या है, 3 मिनट है। ठीक है बच्चों, अब ये क्या है आपका, ये यहाँ पे 100 मीटर, ये 200 मीटर, ये 300 मीटर, ये 400 मीटर, और ये मान लेते हैं हम 500, और इस तरह का, या तो इस थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ा देते हैं हम। ये मान लो आपका 200 है, ये 400 है, ये 600 है, और ये 800 है। ठीक है बच्चों, तो पहले यहाँ पे देखते हैं 1 मिनट में पहले कितना था, 100 मीटर बढ़ रहा था, और यहाँ पर 1 मिनट में 100 मीटर, तो यहाँ पर कितना था, 300 में से 100 गया तो 200 मीटर आ गया। फिर अगले 1 मिनट में कितना अंतर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है हमें
400, 700 में से 300 गए तो कितना आ गया, 400 मीटर आ गया। तो इस स्थिति का इसका ग्राफ बनाएंगे तो तुम्हें दिख रहा है हर 1 मिनट में अंतर बदलता जा रहा है। पहले 1 मिनट में 100 मीटर दूरी तय किया, फिर अगले 1 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय करता है, फिर अगले 1 मिनट में कितना दूरी तय करता है, 400 मीटर। तो पहले में 100 मीटर, फिर अगले में 200, फिर 400। तो इस स्थिति में क्या है, समय के अनुसार वो अपनी दूरी में परिवर्तन करता जा रहा है, स्थिति में परिवर्तन करता जा रहा है। तो इसका ग्राफ बनेगा तो कैसे बनाएंगे, 1 मिनट में कितना था 100 की दूरी, तो ये तो 200 हो गया, इसके आधे पे ले लेते हैं हम, ये रहा। और फिर अगले 2 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 300, तो ये 200 और 300 के बीच में यहाँ पे पॉइंट आ गया। और फिर अगले 3 मिनट में कितना दूरी तय करता है, 700, तो ये यहाँ पर आ गया। तो इस स्थिति में कैसा है दिख रहा है ये ग्राफ, इस तरह का ग्राफ जा रहा है, अब बढ़ता हुआ जा रहा है। तो ये क्या हो गया, आपका असमान गति हो गया। असमान गति का ग्राफ इस तरह कैसे भी बन सकता है, ये बढ़ता हुआ दूरी है और दूरी समय के ग्राफ में ये दूरी घटता हुआ भी बना सकते हैं। ये समय को प्रदर्शित कर रहा है और ये दूरी को। इसी प्रकार से आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये समय को प्रदर्शित कर रहा है इसके अंदर और ये दूरी को। तो ये इस तरह से दूरी और नीचे गिर सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, दूरी एवं विस्थापन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यदि किसी वस्तु की वास्तविक पथ की लंबाई उस वस्तु की क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। दूरी लगातार मतलब यदि किसी वस्तु की वास्तविक पथ की लंबाई उस वस्तु की दूरी कहलाती है। और विस्थापन क्या होता है, यदि किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। दूरी एक अदिश राशि होता है और विस्थापन हमारा सदिश राशि होता है। अदिश राशि आपको पहले मैंने बताया था, जिसमें क्या होता है, मान दिया रहता है लेकिन दिशा नहीं दी जाती। और सदिश राशि विस्थापन क्या होता है, आपका सदिश राशि होता है, इसमें मान दिया रहता है लेकिन और इसके साथ साथ आपको दिशा भी दी जाती है। दूरी हमेशा धनात्मक होता है और आपका विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन दूरी ऋणात्मक तथा शून्य नहीं हो सकता। दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। हम दूरी को किलोमीटर में भी माप सकते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं। इसकी भी दूरी क्या होती है, किलोमीटर में भी माप सकते हैं और सेंटीमीटर में भी माप सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यदि कोई वस्तु ए बिंदु से चलता है और बी तक जाता है, फिर बी से चलता है सी तक जाता है, तो ए से बी तक की दूरी ये मीटर में मान लेते हैं, ये मीटर है आपका, एम है ये। तो ए से बी तक जाने में कितना मीटर इसने दूरी तय किया, 30 मीटर की दूरी तय करा। और बी से सी तक जाने में कितना मीटर दूरी तय किया इसने, 30 मीटर दूरी तय किया। अब फिर सी से डी तक जाता है तो आप कितना मीटर दूरी तय कर लिया, 10, 10, 20, 30, 40 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो टोटल ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी होगी, टोटल 30 मीटर और फिर 30 मीटर और बाद में 40 मीटर। तो टोटल कितना आ गया बच्चों, 100 मीटर की दूरी आ गई। तो इसकी दूरी कितनी हुई, 100 मीटर। अब देखो विस्थापन भी कितना है इस स्थिति में, 100 मीटर ही विस्थापन है। देखो दूरी, जो दूरी होता है हमेशा बड़ा होता है विस्थापन से और बराबर भी होता है। बराबर कब हुआ, जब एक ही दिशा में लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस स्थिति में क्या होता है, दूरी और विस्थापन बराबर होता है। और दूरी जैसे यहां से यहां तक 100 मीटर की दूरी थी तो विस्थापन भी क्या था, 100 था। अब ये लेकिन ये वस्तु अगर यू टर्न ले लेता है, वापस आता है और सी तक पहुंचता है और फिर सी से बी तक आता है, तो उस स्थिति में अब उसका अंतिम बिंदु कितना है, यहां पर है, और प्रारंभिक बिंदु इस स्थिति में ये था। तो ए और बी के बीच में अगर मैं विस्थापन पूछूं तो कितना विस्थापित हुआ है, तो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन को कहलाती है। तो उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, ए से बी तक की दूरी। तो ए और बी तक की दूरी कितनी है, यहाँ पे 30 मीटर है। कितना है बच्चों, 30 मीटर। तो उसकी स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, 30 मीटर हुआ। लेकिन दूरी में कितना हो गया, यहां से तक तो 100 हो गया था, 100 के बाद ये 40 मीटर आया, यहाँ पे ये 40 मीटर है, फिर इसके बाद 30 मीटर आया। तो 100 में हम 40 जोड़ देंगे, फिर 30 भी जोड़ देंगे, तो टोटल कितना हो गया, 170 मीटर हो गया। कितना हो गया बच्चों, 170 मीटर हो गया, ठीक है। अब तुम्हें पता है
दूरी ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता, ये हमेशा क्या हो जाता है, प्लस होता चला जाएगा। ठीक है, वापस यू टर्न लेने पर भी आपका दूरी क्या हो जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। हमेशा यह धनात्मक होता है, ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकता। लेकिन विस्थापन क्या होता है हमारा, शून्य हो सकता है। कैसी स्थिति, ऐसे गया, जिस स्थिति से गया और फिर वापस इसी स्थिति पर आ जाए दोबारा, तो प्रारंभिक और अंतिम दोनों स्थिति वहां उसी स्थिति पर आ जाता है, तो उसमें क्या होता है, आपका विस्थापन 0 होता है। जैसे एक व्यक्ति स्कूल गया और स्कूल से आने के बाद फिर वो घर पर आ जाता है, तो उस स्थिति में क्या होगा, आपका विस्थापन 0 होगा। जैसे एक कूली रेलवे स्टेशन पर खड़ा है और रेलवे स्टेशन से वो बस स्टैंड तक जाता है और रेलवे और बस स्टैंड के बीच की दूरी 500 मीटर है और उसके ऊपर रेलवे स्टेशन पर कूली के पास एक सामान था सर पर, और वह उस सामान को बस स्टैंड तक ले जाता है, सर पर ही रखता है। बस स्टैंड पर पहुंचने पर उस कूली और सामान के बीच की जो विस्थापन कितना हुआ, 0 हुआ है। लेकिन दूरी कितना हुआ, अगर मैं आपसे पूछूं कूली और उस बस स्टैंड तक पहुंचने में कितना दूरी तय किया, और तो उस स्थिति में उसका 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। चाल एवं वेग में अंतर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। चाल, इसको स्पीड कहते हैं इंग्लिश में। तो चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा समय में होता है। और चाल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, v से, और दूरी को s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और समय को t से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और वेग क्या होता है, वेग का जो फार्मूला होता है विस्थापन बट्टे में समय होता है। वेग को भी हम उसी चीज से प्रदर्शित करते हैं, v से ही प्रदर्शित करते हैं, और चाल को भी एनसीईआरटी के हिसाब से दोनों में हम v से प्रदर्शित कर रहे हैं, ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दुविधा ना हो। और विस्थापन को हम s से, विस्थापन को भी डेल्टा s से दिखा सकते हैं और समय को t से। ठीक है, अब चाल एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि आपको मैंने पहले बताया था, अदिश राशि क्या होता है, जिसमें सिर्फ मान दिया रहता है और दिशा नहीं दी जाती। तो चाल एक अदिश राशि होता है। वेग एक क्या होता है, सदिश राशि होता है। सदिश राशि क्या होता है, जिसमें मान दिया रहता है और दिशा भी दी जाती है, तो हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो वेग एक सदिश राशि होता है। चाल हमेशा धनात्मक होता है, कोई चलता रहता है, यह धनात्मक होता है। और वेग क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। अगर हमने पढ़ा था विस्थापन किस स्थिति में 0 होता है, अगर विस्थापन 0 हो जाता है तो इस स्थिति में आपका वेग क्या होगा, वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। और समय कुछ भी हो t, तो 0/t क्या होता है आपका, 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा इसका। तो ठीक है, विस्थापन अगर 0 होगा तो आपका वेग भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अगर विस्थापन ऋणात्मक में चला जाता है तो इस स्थिति में वेग भी क्या हो जाता है, ऋणात्मक रहता है। अगर विस्थापन धनात्मक रहता है और बट्टे में समय जो भी है, तो इसका वेग क्या रहेगा, वो भी धनात्मक में रहेगा। ठीक है, चाल का ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। चाल, जैसे चाल का फार्मूला क्या होता है, दूरी बट्टा समय, और दूरी किस में मापा जाता है, मीटर में मापते हैं, और समय को सेकंड में माप सकते हैं। एक छोटी यूनिट ले लेते हैं, तो इन दोनों से मिलकर क्या बना, मीटर पर सेकंड। हम ये x1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा, या इसको हम मीटर पर सेकंड भी दिखा सकते हैं। और इसी तरह से विस्थापन का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, विस्थापन का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, मीटर में मापते हैं। और समय का t ले लेते हैं हम, स्मॉलेस्ट यूनिट, तो इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। या तो हम ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, और किलोमीटर पर आवर भी इसका क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है। जब हम इसको मीटर पर सेकंड में ले जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा हमें, अगर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मीटर पर सेकंड हम क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे हम, तो हम पहले हम 1 किलोमीटर को, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600। कितने होते हैं, 3600। कैसे, 60 गुना 60, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने होते हैं, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो 60 को 60 से गुना करोगे तो 3600 सेकंड आ जाएगा। इस स्थिति में दोनों जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 5/18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5/18। तो जब भी हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम करेंगे, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन, तो किलोमीटर से जब हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो हमें उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और वो आपका क्वेश्चन किस में चला जाएगा, मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी होगा। इसकी ऐसा यूनिट हम किलोमीटर पर आवर भी होता है,
अब इससे हम मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो इसमें भी हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये भी मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। जब हमें मीटर पर सेकंड से अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिससे हमारा क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में चला जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी वही होगा, अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो इसका उल्टा 18/5 मीटर पर सेकंड से करेंगे तो चले जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। औसत चाल, तय की गई दूरी और लिया गया समय उस वस्तु का क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। औसत चाल को हम v से दिखाते हैं। यदि कोई वस्तु ने कुल कितना दूरी तय किया वो s से दिखा सकते हैं और लिया गया समय कितना है वो t समय से दिखाते हैं। यदि मान लेते हैं हम कोई एक वस्तु है, कार है, वो पहले एक घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर अगले 2 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है बच्चों, और फिर अगले 3 घंटे में कितना दूरी तय करता है, 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो इसके हिसाब से औसत चाल क्या होगा, तो कुल कितना इसने समय लिया, समय को हम टोटल गिन लेते हैं, कितना समय लिया इन्होंने, 1 घंटा, 2 घंटा और 3 घंटा। टोटल कितने घंटे हो गए, कितने समय हो गए, 3 और 3 6, तो 1 प्लस में 2 प्लस में 3, तो कितने आवर्स हो गए, 6 आवर्स हो गए, 6 घंटे हो गए। और यहाँ पर कितनी दूरी तय करी इसने, 60 प्लस में 140 प्लस में 200, तो कितना हो गया बच्चों, ये हो गए आपके 400 किलोमीटर। ठीक है, अब हम इस हिसाब से अगर इसके निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, कुल दूरी इसने कितना तय किया, 400 और बट्टे में 6 आवर्स, ये आपका किलोमीटर हो गया और ये मीटर हो गया। इसको डिवाइड कर लेना, आपका औसत चाल निकल जाता है। अब औसत वेग क्या होता है, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे में 2। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, उसका औसत वेग निकाल सकते हैं। प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को v से, और बट्टे में 2। इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। औसत चाल का भी ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। वेग क्या होता है बच्चों, किसी भी वस्तु का दिशा के साथ चाल होता है, अगर वो चल रहा है और दिशा भी दे रखी है तो उसका क्या कहलाएगा, वो वेग कहलाएगा। वेग का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बट्टे में समय। इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, इसका भी ऐसा ही मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। और अब आगे पढ़ते हैं हम। एक समान वेग, यदि कोई वस्तु समान विस्थापन समान समय अंतराल में होती है उसे एक समान वेग कहते हैं। अब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। विस्थापन समय के बीच में इनका ग्राफ कैसे होता है, ये समय है, ये t से प्रदर्शित करते हैं, और ये आपका क्या है, x अक्ष है, और विस्थापन है ये, इसको दूरी से भी दिखा सकते हैं हम, और ये आपका y अक्ष है। इन दोनों के बीच में समय के अनुसार समान विस्थापन हो रहा है या समान दूरी तय कर रहा है, यहाँ पे एक समान वेग का ये ग्राफ बन जाएगा। ये सीधी रेखा जा रही है, ये लाइन क्या प्रदर्शित कर रही है, एक समान वेग प्रदर्शित कर रही है। और असमान वेग क्या होता है, यदि कोई वस्तु में असमान विस्थापन समान समय अंतराल में होता है उसे असमान वेग कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब विस्थापन और समय के बीच में ये ग्राफ है, ये भी है, और ये दोनों क्या है, आपका असमान वेग प्रदर्शित कर रहा है। इसमें ये समय है और इसमें ये t प्रदर्शित कर रहा है समय को, और ये विस्थापन है, s यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है विस्थापन को, या दूरी भी कह सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये जो ग्राफ है लगातार इसमें दूरी क्या हो रहा है, या विस्थापन होता बढ़ता ही जा रहा है, तो इसमें ये भी क्या है, आपका समय के अनुसार विस्थापन में परिवर्तन होता जा रहा है, असमान है। और ये भी क्या है, आपका समय के अनुसार विस्थापन डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है। तो इस दोनों ये स्थिति में क्या है, असमान वेग है। आगे